नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम लोग अपने बीकॉम पार्ट 1 के पाठ्यक्रम में जो महादेवी द्वारा रचित कहानी दी है गिल्लू, उसका अध्ययन करेंगे। इस कहानी में गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, तो उसका वर्णन लेखिका ने किया है। सर्वप्रथम हम पहले लेखिका का परिचय देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उनकी शिक्षा 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल से आरंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा उन्हें घर पर ही दी जाती रही। 1916 में विवाह के कारण कुछ दिन तक उनकी पढ़ाई स्थगित रही। विवाह के बाद महादेवी जी ने 1920 में प्रयाग से मिडिल क्लास पास किया और 1924 में उन्होंने हाई स्कूल की और 1926 में उन्होंने इंटरमीडिएट और 1928 में बीए की परीक्षा पास की। 1933 में संस्कृत से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार उनका विद्यार्थी जीवन बहुत ही सफल रहा। एमए की परीक्षा के बाद कुछ दिन तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुई और वो एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार मानी जाती हैं। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही रचना की है। उनके काव्य संग्रह दीपशिखा, निहार इत्यादि संस्मरण और रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार इत्यादि सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्होंने 1936 में निर्जा पर शेक्सपियर पुरस्कार, सन 1940 में यामा पर मंगला प्रसाद पुरस्कार और 1982 में माया एवं दीपशिखा पर साहित्य का स्वच्छंद ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी साहित्य सेवा को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया। 1954 में वे दिल्ली में स्थापित साहित्य अकादमी की सदस्य चुनी गई तथा 1981 में सम्मानित सदस्यता। राष्ट्रभाषा को समर्पित महान साहित्य सेवी अपना साहित्य संसार को सौंपकर 1987 में चीर निद्रा में लीन हो गई। अब हम देखेंगे महादेवी द्वारा रचित कहानी गिल्लू। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि गिल्लू ये एक गिलहरी का बच्चा है जिसको कि महादेवी वर्मा ने पाला है और गिलहरी की उम्र 2 वर्ष होती है। इन 2 वर्षों में महादेवी जी को किस प्रकार का एक ममत्व, अपनत्व गिल्लू से निर्माण हो गया था, उसका उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण इस कहानी में किया है। तो महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत पाठ में चंचल तथा तेज गति से दौड़ने वाला जीव जो कि गिलहरी है, उससे लेखिका के अद्भुत प्रेम का परिचय मिलता है। गिल्लू महादेवी वर्मा की पालतू गिलहरी की कहानी है। लेखिका ने गिलहरी के विभिन्न क्रियाकलापों और जीवन का बड़ी रोचकता से चित्रण किया है। गिलहरी जो प्राणी है वाकई बहुत आकर्षक होता है। अगर कभी आपने उसको देखा गौर से तो वो जिस तरह के अपने क्रियाकलाप करती है, जिस तरह से बैठना और कुतर कुतर के रोटी को खाना या किसी फल को कुतर कुतर के खाना, बड़ी मनमोहक उसकी जो द्वारा की जाने वाली कृतियां हैं वो लगती है। तो उन्हीं कृतियों ने ही महादेवी वर्मा का मन मोह लिया था। एक दिन की बात है कि गिलहरी का एक छोटा बच्चा उनके बरामदे में मूर्छित अवस्था में, बेहोश अवस्था में दिखाई दिया, जो कि अनुमान था। महादेवी जी का ये मानना है कि हो सकता है वो घोंसले से नीचे गिरा हो और जैसे ही वो जमीन पर गिर गया होगा उस समय वो घायल हो गया। तो उस घायल बच्चे को जो 2 कौवे थे वो कौवों ने मिलकर अपना शिकार बनाने में जुटे हुए थे। कहने का मतलब क्या है कि वो ऊपर से नीचे गिरा होगा गिलहरी का बच्चा, उसका नामकरण तो महादेवी जी ने बाद में किया। वो नीचे गिरा होगा, गिरने के बाद में वो थोड़ा बेहोश अवस्था में आ गया होगा। तो उस समय कौवे उसके ऊपर हमला करने लगे और कौवे शायद इसको अपना आहार बनाना चाहते थे। लेखिका की दृष्टि इस पर नवजात पर पड़ी और वे उसे कौवे की गिरफ्त से बचाकर बाहर अपने रूम में लेकर आई और उन्होंने लेखिका ने उसकी मरहम पट्टी की, जैसा कि लेखिका ऐसे बहुत सारे पशु पक्षियों के लिए किया करती थी। या हम ये कहें कि इस तरह का पालतू प्राणियों के प्रति, मूक प्राणियों के प्रति महादेवी वर्मा का एक अजीब तरह का प्रेम था, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।
उसे जिंदा रखने के लिए लेखिका ने, उसे बहुत छोटा बच्चा था लेकिन उसे जिंदा तो रखना है, तो उसे जिंदा रखने के लिए लेखिका ने क्या किया, एक रुई लिया और उस रुई की पतली सी बत्ती बनाई, क्योंकि हो सकता है उस समय बॉटल की व्यवस्था नहीं रही होगी, और उस बत्ती को वो दूध में डुबाती थी और वो गिलहरी के मुंह में डालती थी, अर्थात उस रुई की पतली बत्ती से उसे दूध में भिगो भिगो कर वो उस बच्चे के मुंह में डालने लगी। लेखिका के उपचार और देखभाल के पश्चात तीसरे दिन ही ये जो गिलहरी का बच्चा था वो एकदम स्वस्थ हो गया और लेखिका की उंगली के जो पंजे थे उसे धीरे धीरे वो पकड़ने लगा। इससे ऐसा साबित होता है कि हो सकता है उस बच्चे का लेखिका के ऊपर विश्वास बैठ गया। वह लेखिका की खाने की थाली में से एक एक चावल उठाकर खाता था। उसे काजू बहुत पसंद था, बहुत उसका प्रिय जो खाद्य था वो काजू था। यदि उसे कई दिनों तक काजू नहीं मिलता तो वह खाने की अन्य चीज़ों को भी लेना छोड़ देता तथा उन चीज़ों को झूले के नीचे फेंक देता। मानो वो ये जताना चाहता था कि मेरे पसंद की अगर वस्तु नहीं है तो मैं दूसरी वस्तु खाना उचित नहीं समझता। एक बार की बात है कि लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो गई, घायल हो गई और उन्हें कुछ दिन के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। तो जब तक लेखिका वहाँ रह रही थी तो ये जो गिलहरी का बच्चा था वो लेखिका का इंतजार करता रहा और उसने मतलब लेखिका की और इस बच्चे की इतनी प्रेम हो गया था एक दूसरे से कि उसने लेखिका के न रहने पर या लेखिका उसे दिखाई नहीं दे रही थी तो उसने अपना मनपसंद खाद्य उसे भी त्यज दिया था, उसे भी उसने खाना उचित नहीं समझा। लेखिका जब अस्पताल से वापस आई तब उन्होंने देखा कि झूले के नीचे काजू के टुकड़े पड़े हुए उन्हें मिले और ये देख के लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेखिका के घर आने पर गिल्लू उनके सिरहाने अपने नन्हे और कोमल पंजों से लेखिका के सर और बालों को धीरे धीरे सहलाता। लेखिका को लगता मानो कोई सेविका यह काम कर रही है। गर्मी के दिनों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता। सुराही जो छोटा पानी पीने का पात्र होता है, मड़के की तरह ही होता है, वो ठंडक होती है उसमें, तो वो क्या करता था गर्मी की वजह से वहाँ सुराही के पास उसे ठंडक मिलती तो वहाँ पर वो लेट जाता था। जैसे कि हम लोग हमारे घर में भी देखते हैं कि अगर गिलहरी रहे, हम लोग पौधों में पानी डालते हैं, जब गर्मी होती है तो पौधों के नीचे आके बड़े आराम से लेट जाती है। इस प्रकार वह लेखिका के करीब रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता था। लेखिका ने उसका नाम रखा गिल्लू। 3-4 महीने में उसके चिकने रोएं, झब्बेदार पूंछ और चमकदार आंखें आश्चर्य में डालने लगी थी। लेखिका ने उसे फूल रखने वाली एक डलिया में कपास बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया था। अर्थात जो गिलहरी का बच्चा था वो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभी तक वो बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन अब जैसे जैसे वो अपने यौवन में आ रहा था, वो पूरी तरह से परिपक्व हो रहा था, तो उसके शरीर में जो बाल है, उसकी जो पूंछें हैं वो मोटी, और जो गिलहरी को आपने अगर देखा होगा तो गौर किया होगा कि गिलहरी की पीठ पर इस तरह के 5 ऐसे उंगलियों के निशान दिखते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस समय सेतु पुल बन रहा था तो उस समय सभी वानर सेना वहाँ पे काम कर रही थी और सभी वहाँ पर पत्थर ले जाके डाल रहे थे, कोई रेत डाल रहा था। कहने का मतलब है जितने भी थे वहाँ पर मुख्य प्राणी वो सब अपने अनुसार यथाशक्ति के अनुसार वहाँ पर अपना योगदान दे रहे थे। तो कहीं दूर बैठी इस गिलहरी ने भी वो नज़ारा देखा और गिलहरी को ऐसा लगा कि मैंने भी अपना कुछ योगदान देना चाहिए। तो उसने क्या किया, वो तो कुछ कर नहीं सकती थी, तो वो गई पानी में डुबकी लगाती थी तो उसका बदन गीला हो जाता था और फिर जाके वो बालू पे लेट जाती थी, लौटती थी तो उसके बदन में बालू चिपक जाती थी और फिर वो जाके 2 पत्थरों का जो जोड़ था उसके बीच में अपने बदन को झटक देती थी तो बालू वहाँ पर झर जाती थी। ये नज़ारा दूर बैठे भगवान रामचंद्र ने देखा और उन्हें गिलहरी के प्रति दया आई, उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और उसे सहलाया। तो ऐसा माना जाता है कि जो उसके पीठ पे निशान दिखाई दे रहे, ऐसे लंबी स्ट्रिप्स हो गया, आपने गौर किया होगा, तो वो उनके द्वारा फेरी गई उंगलियों के ही निशान है। कहने का मतलब गिलहरी इतनी मनमोहक होती है। तो लेखिका ने भी क्या कि इस बच्चे के लिए भाई उसे एहसास होना चाहिए कि मैं अपने झाड़ पे लटका हूँ। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, उसे लटकाने के लिए इस तरह का एक डलिया लगा दी और उस डलिया में वो बच्चा रहने लगा।
जो अगले 2 सालों तक गिल्लू का ठिकाना बन गया। कहने का मतलब जो उन्होंने फूल रखने वाली डलिया बनाई थी उसमें 2 साल तक गिल्लू रहा। लेखिका का ध्यान खींचने के लिए गिल्लू लेखिका के पैरों तक आता और तुरंत अपने चंचल भरे अंदाज में पर्दे पर चढ़ जाता और तेजी से उतरने चढ़ने की प्रक्रिया जारी रखता। गिल्लू अपनी खूबसूरत चमकीली आंखों के द्वारा लेखिका के क्रियाकलापों पर भी नजर रखता था। भूख लगने पर वो लेखिका से मतलब लेखिका को देखकर वो चिक चिक आवाज लगाता था। कहने का मतलब कि जो अभी भी आपने सुना होगा गिलहरी चिक 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 आवाज करती है, जो चिक चिक आवाज करती है मतलब कहीं ना कहीं मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, इस तरह की मांग लेखिका से किया करता था। और लेखिका उसकी इस आवाज से भलीभांति परिचित हो गई थी तो लेखिका उसके खाने की व्यवस्था कर देती थी। लेखिका के घर के बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता, परंतु जैसे ही लेखिका घर आती वह भी घर के अंदर आ जाता और अपना स्नेह अपना प्रेम लेखिका के प्रति जताने लगता। लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता और कभी पर्दे की जो चुन्नट होती है ना उसमें छुप जाता और कभी सोन जूही की पत्तियों में। अर्थात जब लेखिका उसको उस फूलदान में नहीं पाती तो लेखिका खुद भी घबरा जाती, तो शायद वो भी लेखिका के साथ में इस तरह का मजाक किया करता था। वास्तव में गिलहरी की जो उम्र है वो केवल 2 वर्ष ही होती है ना। जैसे हमने देखा कि अन्य पशु पक्षियों की भी उम्र होती है, जैसे कुत्ता 13 साल जीता है तो वैसे ही गिलहरी 2 वर्ष जीती है। आपने कितनी भी अच्छी परवरिश कर ली तो 2 वर्ष से ज़्यादा वो नहीं जीने वाली थी। तो 2 वर्ष तक ये गिलहरी का बच्चा भी अर्थात गिल्लू भी लेखिका के साथ में रहा। वास्तव में गिलहरी की जो उम्र है वो केवल 2 वर्ष ही होती है, इसीलिए गिल्लू के भी जीवन का अंत आ गया था। कहने का मतलब अब वो 2 साल का होने चला था। उस रोज उसने पूरा खाना भी नहीं खाया था। रात में वह अपने झूले से उतरा और लेखिका के बिस्तर पर आ गया। ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं गिल्लू को भी अंदेशा हो रहा था कि मैं ये दुनिया को छोड़ के अब जाने वाला हूँ, इसलिए वो लेखिका के पास आ रहा था। क्योंकि लेखिका के जितने भी पालतू पशु पक्षी हैं वो सब लेखिका से इसी तरह के घुल मिल जाते हैं। आपने देखा होगा पिछली कहानी में हमने गौरा में देखा कि गौरा का भी जब मरणासन्न स्थिति में आई, गौरा का अंतकाल निकट आया तो वो लेखिका के आसपास मंडराने लगी और लेखिका के कंधे पर ही उसने मुंडी रखा। मानो वो कहीं ना कहीं अपने दुख का अपनी व्यथा का इजहार लेखिका से कर रही थी। वही स्थिति यहाँ पर अभी हमें गिल्लू की दिखाई दे रही है कि उसने खाना भी नहीं खाया और लेखिका के बिस्तर पर आकर लेट गया। वो ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर चिपक गया, अर्थात धीरे धीरे उसका बदन अब ठंडा पड़ रहा था। जब लेखिका ने गिल्लू को ठंड से जकड़ा पाया तो उसने क्या किया, गिल्लू को उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो ठंडक से कांप रहा है, ठंडक लग गई उसके शरीर को, तो लेखिका ने उसे उष्मा देना चाहा, गर्मी देना चाहा। शायद लेखिका की जगह आप और हम होते तो हम भी यही कहते, तो गर्मी कैसे दी जाए। तो लेखिका ने क्या किया, उस समय रूम हीटर शुरू करके उसे गर्मी देना चाहा, परंतु लेखिका की हर कोशिश व्यर्थ रही, बेकार रही, क्योंकि गिल्लू की मरणासन्न स्थिति आ ही गई थी। वे अपने प्यारे गिल्लू को बचा नहीं सकी। मतलब लेखिका के भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी लेखिका गिल्लू को बचा नहीं पाई। लेखिका ने सोनजूही की लता के नीचे मिट्टी में ही उसकी समाधि बना दी। जब गिल्लू का अंत हो गया तो लेखिका ने उसे यूं ही नहीं फेंक दिया, तो लेखिका ने क्या किया, जो लेखिका के घर के पास सोनजूही का पेड़ था उस पेड़ के नीचे ही गिल्लू की समाधि बनाई। उसे सोनजूही की लता पसंद थी, क्योंकि इसके पहले हमने देखा वो पर्दों की चुन्नट में छिप जाता था, लेखिका के पैरों तले आता था, सोनजूही की पत्ती में जाता था। तो लेखिका को इससे समझ में आया कि उसे सोनजूही की पत्तियां पसंद थी, इसलिए लेखिका ने उसकी उसी पेड़ के नीचे समाधि बनाई। लेखिका ने उसे उसी सोनजूही की जड़ के नीचे चीर निद्रा में सुला दिया। कहने का मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी तो वहीं उसकी समाधि बना दी। और लेखिका को सोनजूही में एक पीली कली को देखकर गिल्लू की याद आ गई थी, अर्थात
उसमें जो कलियां खिलती थी, तो उस कलियों को देखकर जब भी लेखिका उस सोन जूही को देखती और कलियों को देखती तो गिल्लू की याद उनके दिल दिमाग में ताजा हो जाती। इस कहानी से लेखिका का छोटे छोटे जीवों के प्रति जो स्नेह है, जो ममत्व है, वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, धन्यवाद।